हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष ठाकरे और आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट बूस्टर्स। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विथ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। हमने पिछले लाइव में समझा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ओके, तो अब आज भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर के, कौन कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमको परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर। ओके, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलते रहे। और यदि आपको नोट्स चाहिए पेपर 1 और मैनेजमेंट के तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है? प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है? जो कि फर्स्ट इंप्रेशन के कारण यदि किसी प्रकार का इफेक्ट पड़ रहा है इवेल्युएशन के ऊपर, तो है ना कि डेफिनेशन इसकी क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ ओवर फेजिंग एम्फेसाइजिंग फर्स्ट इंपैक्ट इंप्रेशन व्हेन इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय को इवेल्युएट करते समय उसने उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन था उसको ही आप क्या मान ले, उसका पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ जाए आपके इवेल्युएशन के ऊपर। जैसे कि किसी एम्प्लॉय का जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट रहा है साल के शुरुआत में, तो आपने ओवरऑल ईयर आपका उसी हाई नोट पर इवेल्युएट कर दिया। तो इस कंडीशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि अर्ली परफॉर्मेंस को क्या करता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस की रेटिंग के ऊपर, और इग्नोर किया जाता है ट्रेंड्स को और इंप्रूवमेंट को। ओके, मान लीजिए कि ईयर के स्टार्ट में किसी एम्प्लॉय ने बहुत ज्यादा खराब उसका परफॉर्मेंस रहा किसी भी वेरियस कारण के कारण, तो आपने पूरा का पूरा साल उसका उसी बेसिस पर क्या कर दिया, इवेल्युएट कर दिया। इस कंडीशन में हमको कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? प्राइमेसी इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद में इसको सुधारा कैसे जा सकता है? आपको कंटिन्यूस फीडबैक और डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा थ्रू आउट दी अप्रेजल पीरियड। जो भी अप्रेजल का पीरियड होता है ज्यादातर 1 साल का होता है, तो इसमें आपको कंटिन्यूस फीडबैक रखना पड़ेगा कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है उसके बारे में जानकारी लेना और अपना फीडबैक देना, और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर किया जाए यदि परफॉर्मेंस का, तो हम प्राइमेसी इफेक्ट को काउंटर कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है? हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट क्या होता है कि किसी एक पॉजिटिव ट्रीट के से आप क्या कर दे, पूरा का पूरा रेटिंग कर दे, है ना। किसी एक एम्प्लॉय में कोई एक पॉजिटिव ट्रीट है, मान लीजिए कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन स्किल के बेस पर पूरे के पूरे एम्प्लॉय का इवेल्युएशन कर ले रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं एक पॉजिटिव ट्रीट के ऊपर। इसका एग्जांपल क्या होगा कि भाई किसी एम्प्लॉय का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो उसके बेस पर आप पूरा ओवरऑल उसका क्या कर दे रहे हैं, इवेल्युएशन कर ले रहे हैं दूसरे कंपोनेंट्स को देखे बिना। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि ओवरलुक नहीं करते हैं वीकनेसेस को और स्किल्ड डेवलपमेंट नीड को। ओके, तो दूसरे क्षेत्रों में कौन कौन सी, दूसरे फील्ड्स में कौन सी रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को इंप्रूव करने के लिए, हम उसको नहीं देखते हैं। किसी एक पॉजिटिव चीज को देख करके और उसके ऊपर परफॉर्मेंस रिव्यू यदि हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, होलो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको सुधारा कैसे जा सकता है? इवेल्युएट ईच क्रिटिकल क्राइटेरिया सेपरेटली यूजिंग ऑब्जेक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा कि हर स्पेसिफिक एरिया को ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट करना चाहिए ताकि हम इस होलो इफेक्ट से ओवरकम कर सके। इसके बाद क्या आता है? हॉर्न इफेक्ट आता है। हॉर्न इफेक्ट होलो इफेक्ट का ठीक ऑपोजिट होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव ट्रीट को देख करके पूरे के पूरे इवेल्युएशन को क्या कर देते हैं, डाउनग्रेड कर देते हैं। हम ड्रैग डाउन कर देते हैं पूरे के पूरे इवेल्युएशन को बाय कंसिडरिंग वन नेगेटिव ट्रीट। ओके, तो हॉर्न इफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, केवल सींग देख रहे हैं, बाकी की बॉडी नहीं दिख रहे हैं। हॉलो इफेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव देख रहे हैं, बाकी का नेगेटिव को इग्नोर कर दे रहे हैं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय जो है किसी एक बार डेडलाइन को मिस कर देता है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल रहे हैं कि टोटल एम्प्लॉय ही खराब है।
उसके पीछे के कारण को नहीं जान रहे हैं कि क्यों कोई डेडलाइन मिस हुई है, हम इस सारी चीजों को साइडलाइन करके केवल और केवल एक नेगेटिव ट्रीट को देख करके हम पूरे ओवरऑल परफॉर्मेंस को जब इवेल्युएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न इफेक्ट होना। ठीक है, ये इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि डिमोरलाइज होता है एम्प्लॉय, कि भाई एक गलती के कारण आपने हमको पूरा का पूरा रेटिंग गलत कर दिया, और अंडर वैल्यू की जाती है स्ट्रेंथ को, कि दूसरी जो स्ट्रेंथ है उसको अंडर वैल्यू किया जा रहा है। ओके, तो इसका इसका क्या मेन सॉल्यूशन हो सकता है कि हम ट्रेन करें रेटर को, जो रेटिंग कर रहा है उसको ट्रेन करें ताकि वो अवॉइड करे जनरलाइजेशन एंड फोकस ऑन स्पेसिफिक बिहेवियर। ठीक है, कि हम ट्रेनर को सही तरीके से क्या करें, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, रेटर जो हमारा है उसको सही तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो जनरलाइज अपना ओपिनियन ना देते हुए क्या करे, फोकस करे स्पेसिफिक बिहेवियर्स के ऊपर। इसके बाद में क्या है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट और रिसेंट इफेक्ट, रिसेंसी इफेक्ट भी इसको कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हैं एम्प्लॉइज को टू पीयर रेदर देन द स्टैंडर्ड्स। हम क्या कर रहे हैं कि यानी जो रेटर है वो क्या कर रहा है, रेटर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ में कंपेयर कर रहा है, जबकि उसको किस चीज के साथ में करना चाहिए, परफॉर्मेंस को रिव्यू वो करना चाहिए स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे उसके साथ में। ओके, हमारा स्टैंडर्ड यदि मान लीजिए किसी सेल्समैन का, सेल्समैन के लिए स्टैंडर्ड तय है कि 10 लाख रुपए का आपका सेल्स होना चाहिए। ओके, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा जिसके भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन रेटर इसमें क्या कर रहा है कि भाई एक ने 12 लाख रुपए का किया है, एक ने 11 लाख रुपए का किया है, तो 11 लाख रुपए वाला खराब परफॉर्मर है, ये मान लिया जा रहा है। यदि इस प्रकार का इफेक्ट हमको देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट बोलते हैं। हम दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में किसी और के परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि ये अंडरमाइन करता है फेयरनेस बाय प्रायोरिटाइजिंग रिलेवेंस ओवर द एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। हम क्या देख रहे हैं कि रिलेटिविटी को देख रहे हैं, जबकि एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस को हम तवज्जो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, रिसेंसी इफेक्ट ये होता है कि हम ओवर वेटेज देते हैं रिसेंट इवेंट्स को, है ना, कि अभी पिछले महीने जो जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसको हम सबसे ज्यादा नंबर दे रहे हैं, है ना। कि वैसे ही लोग जैसे ही जनवरी फरवरी आने चालू हो जाता है, लोगों की अब्सेंटीजम कम होने लग जाती है, लोग ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मार्च में जो है वो अप्रेजल होने वाला है ना। तो यदि इसके बेसिस पर कि लास्ट 2 मंथ में किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, रेटर यदि क्या करता है, इवेल्युएशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। ओके, कि लास्ट के मंथ्स में किसने सबसे ज्यादा, फाइनल मंथ में या लास्ट मंथ में किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पर हमने क्या कर दिए, अप्रेजल कर दिए या परफॉर्मेंस रिव्यू कर दिए। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, नेग्लेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को, जो हमेशा से काम कर रहा है उसको क्या किया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। इन दोनों इफेक्ट को यदि हमको क्या करना है, काउंटर करना है, तो हमको क्या करना चाहिए, यूज प्री डिफाइंड बेंचमार्क्स। क्या करना चाहिए, प्री डिफाइंड जो बेंचमार्क्स बनाए गए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद में कंडक्ट करना चाहिए मिड ईयर रिव्यू। केवल लास्ट में अप्रैल मार्च में जब क्या होता है, अप्रेजल होता है, मार्च में ज्यादातर अप्रेजल होता है, तो उस समय पे केवल हमको रिव्यू नहीं करना चाहिए। हमको रिव्यू किस बेस पर करना चाहिए, हमको मिड ईयर भी एक रिव्यू रखना चाहिए कि भाई बीच में कौन सही से काम कर रहा है, प्री बोर्ड भी रखना चाहिए, यूनिट टेस्ट भी रखना चाहिए एम्प्लॉइज का। ओके, इसके बाद में क्या है, स्टीरियोटाइपिंग कर देना। स्टीरियोटाइप करने का क्या मतलब है कि ग्रुप बेस्ड असेसमेंट हम कर रहे हैं, अजम्पशंस हम लगा रहे हैं। ठीक है, कि यदि ये पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है तो या करती है तो इसका परफॉर्मेंस सही ही होगा या खराब ही होगा। यदि हम एज, जेंडर या किसी और, या आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो आपका परफॉर्मेंस खराब ही होगा या अच्छा ही होगा, पहले से हम क्या कर दे, स्टीरियोटाइप कर दे, और उसके बेसिस पर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोटाइपिंग करना।
जैसे कि एज्यूम कर लेना कि ओल्ड एम्प्लॉयज जो होंगे वो टेक्नोलॉजी में खराब ही होंगे, पहले से ये सोच करके बैठे हुए यदि है रेटर कि यदि कोई बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं बोलना चाहिए, जो ज्यादा सीनियर है वो टेक्नोलॉजी में खराब ही होगा, इसको हमने क्या कर दिया, स्टीरियोटाइप कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्टीरियोटाइपिंग करना। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, पहले डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्री डिटरमाइंड डिस्क्रिमिनेशन होता है और लिमिटेड डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है रेटिंग में। ठीक है, इसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको मिटिगेशन कैसे इसमें लाई जा सकती है, हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं बायस ट्रेनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड एनोनिमस हम रख दें, है ना, जो एजम्पशंस हो रहे हैं वो क्या हो जाए, एनोनिमस हो जाए, कौन किसका एजम्पशन कर रहा है उसका नाम पता ना हो, केवल परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवेल्युएशन हो, मतलब रेटर को जो डेटा जाए वो केवल परफॉर्मेंस का जाए, ना कि आइडेंटिटी का जाए, है ना, तो हम आइडेंटिटी ही ना बताएं और जो हमारा रेटर है उसको सही तरीके से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें बायसनेस और स्ट्रक्चर को लेकर के। ओके, तो इस प्रकार से हम स्टीरियोटाइपिंग को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है कि जो हमेशा से अच्छा काम कर रहा है उसको बगैर उसका काम देखे सही तरीके से उसको अगली बार भी क्या दे दिया जाए, सेम रेटिंग दे दी जाए कि भाई पिछले साल इनका काम अच्छा था तो इस साल भी हमेशा से इनका काम अच्छा रहता है, ये अच्छा ही काम कर रहे होंगे इस साल भी, या पिछले साल किसी का यदि परफॉर्मेंस खराब गई है तो इस साल भी उसको क्या कर दिया जाए, परफॉर्मेंस खराब ही बता दी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। कि आप पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर इंफ्लुएंस कर रहे हैं, किसको, इवेल्युएशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट जो है वो, स्टूडेंट बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय जो है वो प्रीवियस ईयर में स्ट्रगल कर रहा था और उसकी लो रेटिंग थी, तो इस बार भी उसको लो रेटिंग दे दी जाए। ओके, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है कि फेल किया जाता है रिकॉग्नाइजिंग ग्रोथ एंड डिक्लाइन। यदि किसी का ग्रोथ हो रहा है तो उसको भी हम नजरअंदाज कर दे रहे हैं और किसी का परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रहा है तो भी हम उसके परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। इसको कैसे ओवरकम किया जाता है, इसको ओवरकम करने के लिए हमको सेटअप करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशंस एनुअली। हमको हर साल नई एक्सपेक्टेशंस को रखना पड़ेगा कि भाई पिछले साल तुम्हारा ये था परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन इस साल हम आपसे ये चाहते हैं, और फोकस करना पड़ेगा रिसेंट डाटा के ऊपर कि अभी जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है लोगों का उसके ऊपर हम ज्यादा रिलाय करें। इसके बाद में क्या आता है, लेनेंसी और सेवियरिटी इफेक्ट। लेनेंसी इफेक्ट क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा हाई रेट कर देते हैं सभी को बिल्कुल हाई रेट कर दे रहे हैं कि हमको कॉन्फ्लिक्ट से बचना है तो बोले सबको ही अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी को हम क्या दे रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने काम किए हैं, सबको अच्छा अच्छा बोल दिए ताकि मैनेजर जो है वो लोगों के साथ, लोगों के गुड बुक्स में आ जाए, है ना, अपने एम्प्लॉयज के गुड बुक्स में बने रहने के लिए मैनेजर क्या बोल रहा है कि भाई सबने बहुत अच्छा काम किए हैं। ओके, इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी और डिफरेंशिएशन जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है वो भी एक्सीलेंट है, जिसने एवरेज काम किया है उसको भी एक्सीलेंट दे दिए, और जिसने खराब काम किया है उसको भी हमने एक्सीलेंट दे दिए। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर है, आप बहुत लीनियर तरीके से काम चल रहा है, किसी प्रकार का कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। सीवियरिटी इफेक्ट क्या होता है कि सभी को आपने बिल्कुल हार्श रेटिंग दी है ना, बहुत ही ज्यादा आपने बुरी रेटिंग दी है सभी को। लीनियंसी में हम कर रहे हैं, सभी को हाई दे रहे हैं। सीवियरिटी में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सभी को खराब रेटिंग दे रहे हैं, बिल्कुल हार्श रेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अक्रॉस द बोर्ड सभी को हम हार्श रेटिंग दे रहे हैं, सभी को हमको खराब दे रहे हैं कि नीड्स टू अप्रूव इंप्रूवमेंट, सभी को बोल रहे हैं कि तुमको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तुमको भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। जिसने अच्छा काम किया है उसको भी बोल रहे हैं कि तुम और इंप्रूव करो, और जिसने खराब काम किया उसको तो इंप्रूव करने की जरूरत है ही। तो इससे क्या होता है कि डिमोटिवेशन हो जाता है हाई परफॉर्मर्स में। जिसने खराब काम किया है उसका तो ठीक है भाई कि खराब काम किए ही हैं तो किए हैं, है ना, लेकिन जिसने अच्छा काम किया है उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इन दोनों चीजों को यदि हमको ओवरकम करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको कैलिब्रेट रेटिंग अक्रॉस दी मैनेजमेंट, है ना, कि अक्रॉस मैनेजमेंट हमको कैलिब्रेट रेटिंग करनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि टाई इवेल्युएशन टू मेजरेबल आउटकम, हमको स्केल जो है वो
तय करना होगा कि किस स्केल में हम लोगों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, है ना, कि क्या मापदंड हमने इस्तेमाल किए हैं, क्या स्केल हमने इस्तेमाल किए हैं, यूज किए हैं परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। ओके, इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है रेटर इफेक्ट और फ्रेंडशिप इफेक्ट, है ना। रेटर इफेक्ट या फ्रेंडशिप इफेक्ट हम इसको बोलते हैं जब इवेल्युएटर जो है, जो रेटर है, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के इन्फ्लुएंस में आकर के रेटिंग करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेटर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, या फ्रेंडशिप इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि कोई फ्रेंड है रेटर का, तो उसको क्या किया जा रहा है, या कोई दोस्त नहीं है तो उसको, यदि आप लाइक करते हैं तो आपने बहुत अच्छा रेटिंग दे दी, और अब यदि आप डिसलाइक करते हैं तो आपने बहुत ज्यादा खराब रेटिंग दे दी है। ओके, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि रेटर इफेक्ट आ गया है हमारे इवेल्युएशन में। इससे क्या होता है कि फ्रेंडशिप और फेयरनेस के बीच में क्या हो जाता है, तकरार आ जाती है, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, 360 डिग्री फीडबैक देना चाहिए। 360 डिग्री हमने इवेल्युएशन पढ़े हुए हैं, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो जाकर के वो देख सकता है। और एनोनिमाइज करना चाहिए पीयर रिव्यू को, ठीक है। यदि पीयर रिव्यू हो रहा है तो उसको, उसमें क्या चीजें हमको रखनी चाहिए, एनोनिमिसिटी रखनी चाहिए, है ना, कि एनोनिमस हम रखें कि किस इंसान का रिव्यू हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी को हम क्या ना करें, रिवील ना करें, केवल परफॉर्मेंस बेस पर होना चाहिए रिव्यू। तो हमको इस इफेक्ट से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद में क्या है, स्टेटस इफेक्ट। स्टेटस इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो हाई रैंकिंग वाले लोग रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छा ही बताया जाए, क्योंकि उनका स्टेटस उस लेवल का है कि वो खराब परफॉर्मेंस अब यदि हम बताएंगे तो उनके स्टेटस को वो इक्वेट नहीं करेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, असर्टिंग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग के हिसाब से हम उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू कर लेते हैं, ना कि उनके स्टेट्स के हिसाब से, जो उनने असलियत में काम किए, जो डाटा बोल रहा है उसके बेस पर हम परफॉर्मेंस रिव्यू ना करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम उनके स्टेटस के बेस पर उनको रैंकिंग दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट हायरार्की ओवर मेरिट, कि हायरार्की को हम ज्यादा ओवर इन्फेसाइज कर रहे हैं, कि हायरार्की में जो ऊपर है उसको ज्यादा रेट दे रहे हैं, नीचे वाले को खराब रेट दे रहे हैं, और हम मेरिट्स को जो है वो ताक पर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको यदि हमको मिटिगेट करना है, इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए कि हमको इवेल्युएशन करना चाहिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रोल स्पेसिफिक मैट्रिक्स, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सीईओ का जो ऑब्जेक्टिव था उसने फुलफिल किया है या नहीं किया है, कोई सीनियर मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने फुलफिल किया है या नहीं किया है, और रोल स्पेसिफिक मैट्रिक्स, है ना, कि सीनियर सेल्स मैनेजर के क्या मैट्रिक्स होने चाहिए परफॉर्मेंस के, उसके बेसिस पर ही सीनियर मैनेजर को हम क्या करें, रेट करें। तो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं स्टेटस इफेक्ट को। इसके बाद में क्या होता है, एट्रीब्यूशन इफेक्ट। एट्रीब्यूशन इफेक्ट क्या होता है, हम कॉज ऑफ परफॉर्मेंस को नहीं देखते हैं, है ना, हमने अवॉइड कर दिया है कॉज ऑफ परफॉर्मेंस को, और केवल परफॉर्मेंस के बेस पर हम यदि रेट करें तो, ठीक है, कि यदि किसी प्रकार का परफॉर्मेंस में डिप आया है, मान लीजिए कि क्या हुआ कि कोविड आ गया, है ना, पिछले बार हमारे पास में क्या आया था, कोविड आया था, और कोविड के कारण मान लीजिए सेल्स नहीं हुई, तो जो सेल्समैन थे उनकी तो परफॉर्मेंस डिप करेगी ही। तो हमने सेल्समैन की परफॉर्मेंस डिप हो गई, इस कारण से उनकी रेटिंग बिल्कुल ही गिरा दी, है ना। यदि किसी रेटर ने परफॉर्मेंस डिप होने के कारण क्या कर दिए कि परफॉर्मर की जो रेटिंग है उसको गिरा दिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको एट्रीब्यूशनल एरर देखने को मिलेगा। हमको कॉज को भी देखना चाहिए रेटर को, कि क्या कॉज है किसी भी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बहुत ज्यादा बूस्ट होने या बहुत ज्यादा गिर जाने का, ठीक है। हमको ब्लेमिंग नहीं करना चाहिए पर्सनैलिटी ओवर सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कि सर्कमस्टांसेस क्या था इसको भी वेटेज दिया जाना चाहिए। एज्यूमिंग एम्प्लॉइज मिसिंग टारगेट इज ड्यू टू लेजीनेस, इग्नोरिंग सप्लाई चेन इश्यूज। हमने पहले से एज्यूम कर लिया कि भैया लेजीनेस के कारण और सप्लाई चेन को इग्नोर करने के कारण जो है वो टारगेट मिस हुआ है,
लेकिन इसके कॉज बहुत सारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। ओके, इसके बाद में क्या है, अनफेयर, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इंपैक्ट ये पड़ता है कि अनफेयर पेनलाइज आप करते हैं एम्प्लॉय को और इग्नोर करते हैं सिस्टमेटिक एरर्स को। ओके, इसको सुधारने का क्या क्या तरीका है, इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है कि हम इनकरेज करें कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस, कॉन्टेक्स्ट के साथ में एनालिसिस और रूट कॉज डिस्कशन के बारे से, है ना, कि रूट कॉज क्या है किसी भी परफॉर्मेंस का, उसको हम एनालाइज करें और विथ कॉन्टेक्स्ट हम एनालाइज करें किसी भी परफॉर्मेंस को। ठीक है, तो की मिटिगेशंस क्या हो सकते हैं बायसेस को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहले तो जो रेटर है उसकी सही तरीके से एजुकेशन होना चाहिए, उसको सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वो रिड्यूस कर सके बायसनेस को। स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया तय होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया के तहत हम क्या कर रहे हैं, अपनी रेटिंग कर रहे हैं, कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, बिहेवियर बेस्ड इवैल्यूएशन होना चाहिए और उसका प्रॉपर फ्रेमवर्क भी होना चाहिए, कंटिन्यूस फीडबैक होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं कि एनुअली आप कर रहे हैं तो आखिरी महीने में आपकी आत्मा जाग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमको थ्रू आउट द ईयर क्या परफॉर्मेंस चाहिए और टाइम टू टाइम रिव्यू उसका होते रहना चाहिए। और मल्टी रेटर सिस्टम, कोई एक बंदा ही सारी की सारी रेटिंग परफॉर्म ना करे, हमको मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं 360 डिग्री अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, 360 डिग्री अप्रोच होना चाहिए जिसमें पीयर रिव्यू भी होना चाहिए, सबऑर्डिनेट से भी पूछा जाना चाहिए और सेल्फ रिव्यू भी होना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यदि आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।